अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी वसीम एजाज। तो आज हम पार्ट 4 शुरू करेंगे अपना सीरीज़ का, जिसका टाइटल होगा हाउ टू रीड फॉरेक्स चार्ट्स। तो मुख्तलिफ चार्ट्स को हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। और उससे पहले हम अब डिस्क्लेमर पढ़ लें मेरा। मुख्तसरन बता देता हूँ, उसमें ये लिखा है कि मैं आपकी जो भी वीडियोस बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने जो भी एक्सपेरिमेंट करने होंगे वो आप लोग अपनी बिहाफ पे करेंगे। और मेरी सजेशन है कि कोई भी स्ट्रेटजी या मेरी हो या किसी की, वो कोई भी आपने अगर टेस्टिंग करनी है तो आप लोग डेमो अकाउंट पे कीजिएगा। तो आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने कोर्स के अंदर पार्ट 1 क्लियर कर लिया हुआ है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। दूसरा पार्ट 2 जो है हाउ टू ओपन अ ब्रोकर अकाउंट, वो भी क्लियर हो चुका है। तीसरा इंडियन मेटा ट्रेडर, वो भी कवर अप कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम बेसिकली पार्ट 4 अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेक्स चार्ट शुरू कर रहे हैं और देखते हैं आज इसके अंदर। तो पहले आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, मार्केट क्या होती है, एक्सचेंज कैसे होती है, वो वर्किंग क्या होती है, वो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज हम प्रैक्टिकल, वो थी सारी थ्योरीज। अब हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ मूव होंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे, प्रैक्टिकली मूव ऑन होंगे चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले बेसिकली हमने देखना है कि जो पेयर होता है वो रीड कैसे किया जाता है। जो फॉरेक्स एक्सचेंज के ऊपर पेयर्स होते हैं, ज़बानी मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी करेंसी जो होती है, $1 अगर हो 180 रुपीज़ का, तो $1 180 को हम कैसे रीड करते हैं। तो ये बेसिकली लिखी जाती है बेस करेंसी और कोड करेंसी के अंदर। तो $1 आपकी बेस करेंसी हो गई, इज इक्वल टू कितना था, 180 रुपीज़। PKR हमने कह दिया, लेट्स सपोज। तो वो हमारी कोड करेंसी होगी। तो हमेशा हमारा जो पेयर होता है वो इस फॉर्म में होता है कि एक हमारी बेस करेंसी होती है और दूसरी हमारी कोड करेंसी होती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट को रीड करते हैं तो मार्केट के अंदर इस तरह लिखा जाएगा। करेंसी एक्सचेंज रेट जो लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं, ये फॉर एग्जांपल यूरो टू USD, क्योंकि ये पेयर्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो आगे आप एक्सपेक्ट मत करें कि 1/1.3505 लिखा होगा। 1 हमें अंडरस्टूड है, हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम 1 यूरो को USD के कंपेयर करके यहाँ पर लिख रहे हैं। तो रेशियो हमने लिख दी है। तो अगर आपको इजी लफ्ज़ों में, आप पहली करेंसी 1 यूरो है, इसका मतलब 1 है, ये एज्यूम्ड है, ये अंडरस्टूड है। तो हमने से USD का रेट आगे लिख देना है। जैसे $1 इज इक्वल टू 180 रुपीज़, इसी तरह 1 यूरो इज इक्वल टू 1.3505 हमारा USD हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर हमने समझनी ये है कि पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल है, इसके बाद हमने बेसिकली पहले 4 जो नंबर्स हैं उनसे हमारा कंसर्न होता है। लास्ट वाला पांचवा फ्रैक्शनल पेपर होता है, इसे हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो गया चौथा। ये है हमारी जिन्हें हम कंसिडर करेंगे चीज़ों को। ये जो लास्ट डिजिट है, फोर्थ वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले को हमने इसको नाम दे दिया पिप का। ठीक है, अब नाम तो किसी का भी हो सकता है, मिस्टर काला भी हो सकता है, मिस्टर ब्लैक भी हो सकता है। सही है, तो देर इज नो प्रॉब्लम विद द नेम्स। तो पिप का नाम सुन के कंफ्यूज नहीं हो यार, ये पिप क्या हो गया, कुछ नहीं है, इसका नेम वो हमने इस चौथी जगह को हमने दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने डेली रूटीन में काम करते हैं, आप दुकानदार को जाकर क्या कहेंगे, 5 किलो दे दो। अब वो पूछेगा 5 किलो क्या दूं, आप उसे कुछ तो बताएंगे ना। 5 किलो क्या चाहिए, आटा चाहिए, 5 किलो चीनी चाहिए, 5 किलो क्या चाहिए, कोई नेम तो देंगे। वो आपको 5 किलो आटा कहेंगे, आटा दे देगा। अब आप दूसरे तरीके से देखें, आप शॉप पर गए, आपने कहा मुझे चीनी दे दो, उसने कहा ले लो भाई, कितनी चाहिए। अब आप मुंह से नहीं बताएंगे, उसे क्या पता कितनी लेनी है, केजी, 2 केजी, आपने कहा 2 केजी। 2 केजी उसका यूनिट हो गया। केजी इज ए यूनिट फॉर sugar. In the same way, PIP is a unit for currency exchange rates. समझ आई रही थोड़ी सी बात की, कि हम जब बात करेंगे, हम पिप्स की बात करेंगे, कितने पिप ले लिए, कितने पिप हमने आज माइनस किए, कितने प्रॉफिट में गए, कितने पिप लॉस में गए। तो आपकी उसी तरह, जिस तरह आप शॉप पे जाते हैं पानी लेने, चीनी लेने, कोई भी, तो आप उसे फॉर एग्जांपल कहते हैं, दूध वाले के पास जाए कि कहते हैं भाई दूध दे दो, क्वांटिटी तो बताएंगे उसे, कितनी क्वांटिटी में दूध चाहिए, 2 लीटर। लीटर क्या है, उसका यूनिट है। इन द सेम वे, पिप
इज ए यूनिट फॉर करेंसी एक्सचेंज रेट्स, जो हम अभी डील करेंगे। आई होप कि थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी कि पहले 4 डेसिमल को हमने यूज करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद पहले 4 पॉइंट्स पर हमारा फोकस होगा, और ये जो पहले 4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर फोर्थ वन से हमारा पिप स्टार्ट हो जाएगा। ये यूनिट प्लेस हो जाएगी, ये 10th प्लेस हो जाएगी, ये 100th प्लेस हो जाएगी, ये 1000 प्लेस हो जाएगी। वो उर्दू में बता दूं, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक हो गया। ये बेसिक यूनिट यहां से शुरू होगा काम सारा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये उर्दू वाले जिन्होंने उर्दू में मैथमेटिक्स पढ़ा है और जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है उनके यूनिट, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस एंड 1000 प्लेस। आगे डेफिनेटली हम इतना लंबा जाते नहीं होते, हमारी इधर ही फोर्थ तक की बात रहती है। तो अब तो हमने जो बात की, तो बेस करेंसी हमेशा उसका यूनिट 1 होगा, और आगे जो से नोटेशन दी जाएगी उसके अंदर हम उसकी वैल्यू लिख दिया करेंगे। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। आई होप कि कुछ क्लियर हो गया होगा। पिप क्या होता है, ये एक यूनिट होता है और ये 4 डिजिट प्लेस है, यूरो यूएसडी। अब कुछ पेयर्स वो हम बाद में करते हैं। ये दोबारा मैंने बताया कि 1 पिप की हमने आखिरी को हमने नहीं कंसिडर करेंगे। हमने फॉर एग्जांपल वैल्यू थी 1.000, आखिर पे ये 0 था और यहाँ पर ये 1 पिप हो गया 1, तो ये 1 पिप का डिफरेंस आया, +1 पिप हुआ इसमें। समझे, फोर्थ को हमने इग्नोर कर दिया, 5वीं प्लेस हमारा ताल्लुक ही नहीं है। फोर्थ प्लेस पे ये 0 से 1 हो गया तो 1 पिप का ऐड हो गया, 4 हो गया तो 4 पिप्स ऐड हो गए, 10 पिप्स यहाँ पे अगर 10 लिखा आ गया तो इसका मतलब हमने 10 पिप ले लिया। अगर ये माइनस होगा इन द सेम वे तो फिर ये 1 -1 पिप हो जाएगा, -2 पिप्स हो जाएंगे। तो जिस तरह ये फोर्थ डिजिट का नंबर ऊपर जाएगा उतने पिप ऐड होंगे या उतने पिप सब्ट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी दोबारा एक और मिसाल ले लेते हैं। पाउंड यूएसडी का फॉर एग्जांपल रेट है 35361, 1 इग्नोर हो गया, हमारा ताल्लुक नहीं है। तो डॉलर 1.3536 के अंदर यहाँ पे हमारा 3537 हो गया, तो 6 से पिप एक बढ़ गया है, 1 पिप का डिफरेंस हुआ है। अगर ये 3536 से 3542 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमने 6 पिप ऐड किए हैं, 3542, 6 पिप ऐड हो गए। अब ये 3530 हो गया तो 6 पिप माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो वैल्यू है 3530 हो जाएगी, तो हमारे 6 पिप माइनस हो जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? तो पिप बेसिक यूनिट है, फोर्थ प्लेसेस होती हैं, और उसको हम डील करते हैं। अभी तक कुछ पेयर्स हैं जिनके 4 हैं, कुछ पेयर्स के 2 यूनिट हैं। तो जो 2 यूनिट वाले हैं वो हमारे बेसिकली होते हैं जापानीज के। येन का सिर्फ ओनली पेयर है जेपीवाई का, जो 2 जिसका पिप जो होगा वो 2 डिजिट होगा। कंफ्यूज है ना, कोई मसला नहीं है। वो 4 डिजिट था तो ये 2 डिजिट, तो इसका यूनिट ये वाला है, यूनिट 10। आप यूं समझ रहे हैं, यूनिट और ये 10th प्लेस, उसके अंदर 4 डिजिट थी तो यूनिट 10, 100,000 तक बात जा रही थी। तो यहां तक हमारे लास्ट 2 यूनिट 10 और डेफिनेटली 100,000 एस ऑन, वो लेफ्ट के ऊपर मूव करते चले जाए। तो ये पॉइंट हमारा हो गया ये। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉइंट मूव करेगा, ये जेपीवाई के पेयर्स की बात कर रहा हूं, कि जब भी हमारा 3 का पॉइंट मूव करेगा, ये जो लास्ट ये 3rd पोजीशन फ्रैक्शनल है, इसे इग्नोर कर दें, सिर्फ 2 डिजिट लेने। 73 से 74 हो गया, 1 पिप ऐड हो गया। 7 0 हो जाएगा, 3 पिप माइनस हो जाएंगे। 8 3 हो जाएगा, 10 पिप ऐड हो जाएंगे। 6 3 होगा, 10 पिप माइनस हो जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पिप इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन वैल्यू फॉर एनी गिवन फॉरेक्स कोड। तो ये स्मॉलेस्ट चेंज होता है जो किसी भी, जो हमने पेयर लिखा होता है या करेंसी एक्सचेंज रेट होते हैं, जो मिनिमम फ्रैक्शनल चेंज हो सकती है, वो हमारा पिप होता है। तो आई होप कि पिप की थोड़ी बात समझ में आ गई होगी। जस्ट एक नाम है, जैसे किलो लेंगे आप चीनी वगैरह के लिए, लीटर ले लेंगे दूध के लिए, यूनिट्स हैं उनके, ये नेम है, इस तरह ये पिप हो गया। अब आ जाते हैं हम वॉल्यूम पे। वॉल्यूम किस तरह डिफाइन किया जाता है, ये मैंने मेटा ट्रेडर के अंदर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे ये मेटा ट्रेडर है, यहाँ पे अगर आपने कोई, यहाँ से आप कर रहे होते हैं प्लस माइनस, जो भी आपने करना है, यहाँ पे आप वॉल्यूम डिफाइन करते हैं इस एरिया के अंदर, कि आपने कितनी चीज़ें सेल करनी है, बाई करेंगे। अगर आप 1 करेंगे तो 1 स्टैंडर्ड लॉट हो जाएगी। अगर आप इसे 0.05 कर देंगे तो ये हमारी मिनी लॉट्स के नंबर आ जाते हैं। तो ये आपने यहाँ से जो हमने फंक्शनैलिटी चेंज करनी है उसको मैंने
यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया। तो यहाँ से जो हम चेंज कर रहे हैं इनकी वैल्यूज़ को, वो उनको हम अब स्टडी करते हैं। अगर हम बात करते हैं वन एक लिखते हैं यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट वॉल्यूम 1। इसका आसान लफ्ज़ों में ये बात लिख के बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आप सिलेक्शन 1 करते हैं तो इसका मतलब है जो आपका वो जो मिनिमम पिप आपको पता लगे ना, पिप होता है कि वो जो थोड़ा चेंज होता है, तो एक पिप $10 का हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1.3530 से 1.3531 हुई, तो एक पिप जो ऊपर गया उसके बदले में $10 मिल जाएंगे आपको। 3532 से 2 पिप ऊपर गया, 30 से 2 पिप गया ऊपर, तो यहाँ पे आपको $20 आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। और इन द सेम वे अगर 13530 से 3529 पे जाएगा तो 3529 में -$10 हो जाएंगे। तो ये बड़ा बहुत बड़ी स्लॉट है, ये नॉर्मली 4-5 हज़ार डॉलर अकाउंट में हो तो तब जाके इस वन स्टैंडर्ड लॉट लगाई जाती है। हम बाद में देखेंगे रिस्क रिवार्ड क्या होता है। तो 1% से ऊपर रिस्क नहीं लेते आप अपने अकाउंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंट में ₹100 है तो आप सिर्फ 1% की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 99 रुपीज़ आप सेव रखते हैं, $1 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी तरह थोड़ा सा समझ में आ रही है बात आपको, आई होप, कि जो वॉल्यूम होता है वो सिलेक्शन करेंगे। अगर बड़े अकाउंट होते हैं तो नॉर्मली वन लॉट यूज़ करें वॉल्यूम अपना, तो वन वॉल्यूम $1 का होता है। अगर यहाँ पे 0.1 ऐड लिख देंगे तो उसे हम वन मिनी लॉट कहते हैं। सॉरी, वो 0.05 माइक्रो लॉट थी, मिनी लॉट हमारी होती है 0.1। तो 0.1 जो है वो आपका $1 के बराबर हो जाएगा। आप सिर्फ ये फिगर याद करें, अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो $10 एक पिप, यहाँ पे 0.1 की लॉट लगाएंगे तो $1 आएगा। और यहाँ जाएगा डिपेंड अपॉन हाउ गुड यू आर इन योर ट्रेडिंग। और 0.01 अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका $0.1 आपके अकाउंट में आता है। इनके नाम है स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट, नैनो लॉट हार्डली यूज़ होती है। ये 0.01 है और इसके ये फ्रैक्शनल पिप हो जाती है, 0.0 छोटा सा एक नंबर आ जाता है। नॉर्मली मिनी और माइक्रो पे लोग काम कर रहे होते हैं, एवरेज ट्रेडर छोटे अकाउंट के साथ। बड़े ट्रेडर बड़े अकाउंट्स वाले स्टैंडर्ड लॉट्स लगा रहे, तो 5-5 स्टैंडर्ड लॉट भी लोग यूज़ करते हैं। तो मुख्तसरन दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप 1 लिख देंगे यहाँ पे वॉल्यूम में तो आपकी जो मूवमेंट है अकाउंट के अंदर वो एक पिप की $10 है। अगर यहाँ 0.1 कर देंगे तो जो 1 पिप है वो $1 हो जाएगा। और अगर यहाँ 0.01 की लॉट प्ले करते हैं तो आपकी 0.1 हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम्स की, कि मल्टी टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। जब हम ग्राफ को देखते हैं, हम डिफरेंट ग्राफ्स के ना व्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम चलते हैं मेटा ट्रेडर पे और हम देखते हैं कि ये मेरे सामने इस टाइम जो ग्राफ है वो है यूएसडी शेफ का, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं 1 मिनट पे, तो ये देखें ग्राफ इस तरह का है। 5 मिनट पे ग्राफ किसी और तरफ का है। 15 मिनट पे ग्राफ किसी और तरह का हो गया। 30 मिनट का ग्राफ कुछ और है, एंड सो ऑन। अब आप ग्राफ देखते हैं डिफरेंट होते जा रहे हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा हमने एंट्री एग्जिट किस ग्राफ पर करनी है, हमने कैसे करना है काम। 15 मिनट पे देखेंगे, H1 पे देखें तो कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर ये H4 पे रेड है, डे 1 में ग्रीन हो रही है, तो ये चीज़ें क्या है, इन्हें हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम्स। मल्टी टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं उसकी मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप रोड के ऊपर खड़े हैं, आप कितना दूर देख सकते हैं, जितनी आपकी नज़र है। बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपको, दूर से कुछ नज़र नहीं आ रहा, रोड किस तरफ जा रहा है कुछ पता नहीं है, रोड की डायरेक्शन क्या है, रोड किस तरफ जा रहा है। सही हो गया। अगर आप पहली मंजिल पर खड़े हो जाए तो आपका व्यू थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा रोड का अंदाज़ा करेंगे, रोड किस तरफ जा रहा है। इसी तरह अगर आप हाइट पे चले जाएं, ये पिक्चर मैंने ली थी, वैसे आईफल टावर से मैंने ली थी ये। तो अगर आप यहाँ पर खड़े होकर बाहर का मंजर देखें आईफल टावर से, पेरिस में, तो आप देखेंगे आईफल टावर के ऊपर जो बाहर का जो मंजर है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। हमें ये रोडों की डायरेक्शन नज़र आ रहा है कि ये रोड सीधा जा रहा है, ये वाला रोड राइट पे जा रहा है और ये वाला रोड लेफ्ट जा रहा है। तो हमने अगर लेफ्ट जाना है तो हमने ये रोड लेना है, और अगर हमने सीधा जाना है तो हमने ये रोड लेना है। ये है मल्टी टाइम फ्रेम्स। जब आप बड़े टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं तो आपका व्यू उतना बड़ा होता चला जाएगा। समझे बात को। 1 मिनट के टाइम फ्रेम की वो मिसाल है जब आप रोड पे खड़े होकर चीज़ें देख रहे हैं, और आप जब 1 आवर के ऊपर आ गए तो अब आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गए हैं, और जब अब आप 1 वीक और 1 मंथ पे चल जाते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता टॉप फ्लोर्स की तरफ मूव ऑन होते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी ज़्यादा डायरेक्शन क्लियर हो जाती है चीज़ों की। तो चीज़ों की डायरेक्शन डिफरेंट एंगल्स पर देखने के लिए हम मल्टी टाइम फ्रेम्स को
यूज़ करते हैं। आई होप कि अब आपको थोड़ी समझ आई होगी कि मल्टी टाइम फ्रेम्स के ऊपर चीज़ों के व्यू या ग्राफ्स क्यों डिफरेंट होते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि नेचुरल फिनोमेना है। तो आगे मूव ऑन होते हैं। फेमस चार्ट टाइप्स कौन कौन सी हैं? रैंको चार्ट है, ये स्टीव नीसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था पब्लिकली, और कैंडलस्टिक चार्ट्स है और लाइन चार्ट है। ये मोस्टली यूज़ होते हैं। ये सारे मोस्टली अगर आप स्टडी करेंगे, जो रैंको चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है, ये जैपनीज चार्ट है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अभी रैंको चार्ट की। तो रैंको जो चार्ट होता है, ये एक टेक्निकल टूल यूज़ करते हैं हम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि कैंडलस्टिक्स की तरह नहीं काम करेंगे, ये ब्रिक्स को हम यूज़ करेंगे। और ये एक रेंगा वर्ड था जापानीज़ का, जिसका मतलब ईंट होता है, और उससे ये डेराइव हुआ था। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रैंको चार्ट के इसमें ना वॉल्यूम की आपको ज़रूरत है, ना आपको टाइम की ज़रूरत है। ये प्राइस की मूवमेंट के हिसाब से चलता है। फॉर एग्जांपल ये प्राइस की मूवमेंट पे कैसे चलता है, अब वो उसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये गोल्ड का फॉर एग्जांपल रेट है 1707 इस जगह पे, सही है। अगर यहाँ पे 1707 गोल्ड का रेट है और यहाँ से एक नंबर ऊपर हुआ, $1 की मूवमेंट होती है। $1 आप एक ब्रिक का हम साइज़ डिफाइन करते होते हैं, तो वो भी सिखाऊंगा आपको। ब्रिक का साइज़ हमने कर दिया वन, फॉर एग्जांपल $1। तो जब 1707 से $1 ऊपर जाएगा 1708, तो एक ये ग्रीन ब्रिक बन जाएगी। ठीक है, 1708 हुआ तो दूसरी ब्रिक, 1709 हुआ तो तीसरे ब्रिक, एंड सो ऑन। जैसे जैसे एक एक डॉलर ऊपर होता जाएगा, एक एक ब्रिक बनती जाएगी। अगर उस एक ब्रिक $1 को बनने में 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, डजेंट मैटर। ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये उधर खड़ा रहेगा और ये आराम से जब तक वैल्यू ऐड नहीं होगी, एक ब्रिक ऐड नहीं होगी। तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये 1720 पे जब पहुंच गया, तो 720 पे जाके इसके अंदर से ब्रिक माइनस हो गई। ये 1719 पे गया तो एक ब्रिक माइनस हो गई। तो ब्रिक वो माइनस करने के लिए वो रेड ब्रिक शो करते हैं, ना कि इसे ऐड कर दें। अगर ऐड 721 होता तो इसके ऊपर एक और ब्रिक ऐड हो जाती। तो मेरा ख्याल कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अब यहाँ से जैसे देखें, जब ये 1681 पे गया तो ये ऐड करने की कोशिश कर रहा है ब्रिक को। ठीक है, एक 1681 से 1682 हुआ तो इसने ये एक ब्रिक ऐड कर दी ऊपर। इसी तरह अगली की ये प्रिडिक्शन दे रहा है, क्योंकि अभी वो पूरा नहीं हुआ ना, 1682 तक नहीं गया, तो उसकी प्रिडिक्शन अभी चल रही है। तो इन शॉर्ट आप इसका ब्रिक साइज डिफाइन करते हैं, और जो डिफाइन करते हैं उसके मुताबिक इसकी मूवमेंट होती है। अगर एक ब्रिक ऐड $1 ऐड होगा तो एक एक ब्रिक, अगर आपने एक ब्रिक $5 की बना दी है, तो जब ये 1705 से 1712 होगा, तो फिर यहाँ पे एक ब्रिक शो करेगा। फिर वो 5 यानी 12, 17, 22, 27, इस तरह वो एक एक ब्रिक बनाता चला जाएगा। तो आपने ब्रिक का साइज डिफाइन करना है और उसके हिसाब से ये ब्रिक मूव होगी। तो आपको मैं लेके चलता हूँ ओरिजिनल चार्ट के ऊपर, तो वहाँ पे देखते हैं। जैसे ये रैंको का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये इनका बेसिक अकाउंट ले लें, फ्री है। इसके अंदर डे की वो दिखा देगा लेकिन 4 आवर्स या डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर ये फिर वो पैसे चार्ज करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे, अभी वो नीचे गिर रहा है, तो वो एक एक ब्रिक रेड होती जा रही है। 1727 पे चला गया है, 17 तो एक ब्रिक नीचे। अगर 1726 पे चला जाएगा, तो अभी क्योंकि ये डे मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसको ये अभी यहाँ से गायब कर देगा, माइनस नहीं करता हुआ दिखाएगा, यहाँ पे भी रेड नहीं खड़ी करेगा। तो ये टाइम फ्रेम्स को आप लोगों ने थोड़ा देख लेना कि कौन सी सिलेक्शन आप लोगों ने की हुई है। ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छी वेबसाइट है चार्टिंग के लिए। बेसिक अकाउंट इनका फ्री है, वो आप लोग ले लें और आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके लिए हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कैसे हम डिफाइन करते हैं ब्रिक साइज़। ये सेटिंग आ गई। यहाँ पे मैंने ब्रिक साइज़ अभी 3 डिफाइन किया हुआ है, सही है। तो यहाँ पे ATR की अगर आप करते हैं, तो एवरेज ट्रू रेंज है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, एवरेज ट्रू रेंज क्या था कमिंग लेक्चर्स के अंदर। यहाँ से ओपन हाई लो क्लोज मैंने सिलेक्शन की हुई है, और ये भी कैंडलस्टिक में पढ़ते हैं ओपन हाई लो क्लोज क्या होती है। अगर आप क्लोज कर देंगे तो आपका ये ग्राफ हो जाएगा। अभी वो अभी दिखा रहे हैं, यहाँ से उसने शुरू करवा रहा है। ये 22 तारीख का था, ये नीचे आप टाइम देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये टाइम दिखा दिखा रहा है डे। ये नीचे 22 अप्रैल नज़र आ रही है, 22। तो आज ये यहाँ से शुरू हुआ रात 12 बजे से के बाद की जो उसने शुरू की स्टार्टिंग। तो 12 बजे के बाद से ये अभी तक पॉजिटिव जा रहा है, तो उससे वो अभी ऊपर ही डे में एक एक ब्रिक बना रहा है। तो सिलेक्शन आप लोग खुद कीजिएगा, आप लोगों को जो समझ है। नॉर्मली मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप यहाँ से OHLC कर लें, ब्रिक का साइज़ 3 कर लें, ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से ट्रेडिशनल सेलेक्ट कर लें,
और ये हो जाए करेंसी पेयर्स के अंदर ये सिर्फ ATR पे मूव करेगा। करेंसी पेयर्स के अंदर ये उसको मूव करके दिखा देता हूँ आपको। यूरो टू शेफ का हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं ग्राफ आ रहा क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन है, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। OHLC है तो OHLC भी ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा सिर्फ ATR पे। ATR के पीरियड सेलेक्ट कर लें तो अब आपको ये करेंसी पेयर्स भी दिखा देगा। तो करेंसी पेयर्स में से एवरेज टू रेंज पे काम करता है। और उसके अलावा ये नॉर्मली आपके सामने ही है सिचुएशन सारी, कि ये इसकी जो एक ब्रिक है, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, इस टाइम हमने $3 की डिफाइन की हुई है। सॉरी, ये एवरी टू रेंज इसके अंदर होती, इसमें ATR पे होगी क्योंकि ये हम करेंसी पेयर कर रहे हैं। अगर हम XAU पे वापस चलते हैं, गोल्ड पे, तो ये अब ATR के अंदर दिखा रहा है कि एवरी टू रेंज के अंदर भी ऊपर जाता नज़र आ रहा है। वापस आते हैं ट्रेडिशनल पे, 3 और OHLC कर लिया। अब हमारी एक ब्रिक $3 की होगी। जैसे ये $3 माइनस होता जाएगा, ये नीचे ऐड होता, और डे के एंड के बाद फाइनल कंफर्मेशन ये दे देगा कि ये कितनी है। तो रही बात, अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो स्ट्रेटजीज इसके ऊपर आप लोग थोड़ी देख लें, मैं तो इस पे रैंकों पे काम नहीं करता बेसिकली। जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वो ये कि आप फॉर एग्जांपल ले लें कि अगर जब 2 ब्रिक्स ग्रीन हो जाएंगी और तीसरी की जैसे प्रिडिक्शन दे रहा है रेड होने की, तो यहाँ पे ग्रीन की प्रिडिक्शन दे रहा है जैसे, और तो आप एंटर हो जाएंगे, बाई की लगा लेंगे। और अगर स्टॉप लॉस आपका फिर आप 2 ब्रिक्स नीचे कर लें उसी तरह, कि अगर 2 ब्रिक्स नीचे रेड हो जाए और तीसरी की प्रिडिक्शन रेड की देने लग जाए तो आप स्टॉप लॉस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ यहाँ पे आप एंटर हो गए थे, लेट्स सपोज कि आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली थी। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो कलर में इसका देख लेते हैं, इसका कलर सिलेक्शन, पिन कर लेते हैं। तो आपने जब यहाँ पे एंट्री ले ली थी फॉर एग्जांपल, तो आपने वेट करते रहे जब तक 3 रेड नहीं बनती, और यहाँ पे ये दो हो गए, अब तीसरी की प्रेडिक्शन दे रहा है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने एग्जिट कर लिया, आपने अपने ट्रेड क्लोज कर लिया, तो स्टिल यू हैव मेक गुड मनी ऑल द वे डाउन फ्रॉम 1673 से लेके 1724 तक आपने बना। लेकिन इसमें थोड़ा सब्र चाहिए होता है, हौसले से काम करना पड़ता है, क्योंकि कई दफ़ा ब्रिक्स बनाता बनाता क्योंकि मुकम्मल नहीं हुई तो ये वापस ग्रीन बनाने लग जाता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा समटाइम्स। लेकिन आपके जब एक भी विनिंग ट्रेड हो जाती है तो आप अच्छे खासे बना लेते हैं। तो यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है रैंकों की भी थोड़ी समझ में आ गई होगी कि ये ब्रिक्स हैं, एक ब्रिक्स का साइज़ डिफाइन करेंगे, और जैसे जब ब्रिक ऐड होती जाएगी वो होगा। फॉर एग्जांपल जब तक ये अभी फॉर एग्जांपल ये करंट ब्रिक बनी थी 1730 पे, ये 1727 पे बनी है, और अगली 1724 पे मुकम्मल होगी। ठीक है, जब तक 1724 ये नहीं आएगा ये अपनी ब्रिक पूरी मुकम्मल नहीं शो करवाएगा। तो वापस चलते हैं हम, रैंको चार्ट तो हो गया अब आपका। अब हम स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। अब आ जाते हैं हम कैंडल स्टिक्स पे। कैंडल स्टिक्स जो होती हैं बेसिकली अभी जापानीज़ ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। जैसे मैंने अभी आपको रैंको चार्ट की थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, मैं बेसिकली कैंडल स्टिक पे बेसिकली काम करता हूँ, मेजॉरिटी लोग इस पे ही काम करते हैं। तो इसकी ये एक बॉडी है, ये इसका क्लोज है, ये इसका नीचे ओपन हुई है यहाँ से, और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। ग्रीन कैंडल की अभी बात कर रहा हूँ, कलर्स आप खुद देख लीजिएगा, कुछ लोग डिफरेंट कलर्स रखते हैं। तो ये हमारी बुलिश कैंडल है, ये हमारी बेरिश, रेड को बेरिश कैंडल कह देते हैं। तो जो बुलिश कैंडल है उसका नीचे से ये ओपन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडल की शेप है, ये क्लोज है, ये मैक्सिमम उसकी हाई होती है, ये उसकी मैक्सिमम लो होती है। ये इसका यहाँ पे दोनों का शेडो हो गया।